हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका ईरान वॉर को शुरू हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल इस युद्ध का कोई नतीजा दिखता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे उस इतिहास को जिसने अमेरिका और ईरान को एक दूसरे के सामने ला करके खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत रोचक इतिहास है। ये समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका और ईरान एक वक्त में गहरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ये दोस्ती कैसे कड़वाहट में बदली और वो कड़वाहट कैसे एक व्यापक दुश्मनी में बदली, इस पूरी की पूरी हिस्ट्री को हम टाइमलाइन और स्टेक होल्डर्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इसकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में, जबकि ईरान एक एम्पायर हुआ करता था, ईरान में राजशाही हुआ करती थी। उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1850 में अमेरिका ने पहली बार औपचारिक रूप से संबंध स्थापित किए ईरान के साथ, लेकिन अभी भी ईरान के साथ उसके रिश्ते जो है वो डिप्लोमेटिक नहीं हुए थे। तो 1883 में तेहरान में अमेरिकी डिप्लोमेटिक मिशन स्थापित होता है। अब ये समझते हैं कि ये दौर कौन सा था। ये वही दौर था दोस्तों जब ब्रिटेन अपना ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में फैला चुका था और रशिया भी कहीं न कहीं एक बहुत ही ताकतवर एम्पायर के रूप में था, और इन दोनों ही जगहों पे कहीं न कहीं राजशाही चल रही थी। हालांकि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र चला था, पर रशिया में पूरी तरीके से अगर हम देखें तो राजशाही चल रही थी। इस मैप को आप ध्यान से देखिए, ये है ईरान। ईरान के मैप को दोस्तों किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग होता है उसके मैप को देखना, क्योंकि मैप बहुत कुछ बोलता है। इस मैप को आप ध्यान से देखिए। इस मैप में आपको बहुत सी ऐसी चीजें दिखेंगी जो नॉर्मली आप इग्नोर करते हैं। आप ये देखिए, ईरान जो है, ईरान के जस्ट ऊपर ही रशियन एम्पायर है। उस समय रशियन एम्पायर जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर टच करता था और ईरान के बॉर्डर। इवन आज भी अगर हम देखें तो रशिया जो है वो कैस्पियन सी के थ्रू कहीं न कहीं ईरान से कनेक्टेड है। तो जब रशियन एम्पायर हुआ करता था उस दौर में 1880 के दशक में, उस दौरान ईरान डायरेक्टली रशियन एम्पायर के टच में था, और इधर चूंकि भारत पर उस समय ब्रिटिश का कंट्रोल था, तो ब्रिटिश इंडिया जो था, ब्रिटिश इंडिया का बॉर्डर यानी कि जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है, वो भी डायरेक्टली ईरान से यानी कि पर्शिया से जुड़ा हुआ था। तो ये एक पर्टिकुलरली चीज हम देखें। उस समय द ग्रेट गेम इवेंट आपने सुना होगा दोस्तों। ग्रेट गेम क्या था कि ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में ईरान को लेकर, इवन अफगानिस्तान को लेकर के जिस तरीके से फाइट हो रही थी, वही सेम सिचुएशन लगभग ईरान में भी ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में था। दोनों वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे, दोनों के ही अपने अपने इंटरेस्ट वहां पर छिपे हुए थे, और दोनों अक्सर वहां पर अपनी फाइट करते रहते थे। अब अमेरिका यहां पर, चूंकि अमेरिका एक देश के रूप में स्टैब्लिश हो चुका था, अमेरिका 76 से ही एक देश के रूप में स्टैब्लिश होने के बाद धीरे धीरे अमेरिका खुद को स्ट्रांग बना रहा था। अमेरिका ने यहाँ डिप्लोमेटिक मिशन स्थापित किया तेहरान में, ताकि वो ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर पे नजर रख सके, दोनों के काम करने की शैली को देख सके, दोनों के काम करने के अंदाज को, उनके तरीके को देख सके। और कहीं ना कहीं हम कहें तो अमेरिका यहाँ सीख रहा था। अभी अमेरिका यहाँ बिल्कुल तटस्थ था, अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। अमेरिका सिर्फ एक किनारे पर बैठ के चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा था, एनालाइज कर रहा था चीजों को। इसी दौरान दोस्तों हम देखते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। 1901 में तेल की खोज शुरू हो जाती है। ब्रिटिश एम्पायर, चूंकि उस दौर में भारत में ब्रिटिश एम्पायर चला था और दुनिया भर में ब्रिटिश एम्पायर का राज चला था, उस दौरान एक व्यापारी था विलियम नॉक्स DRC। ये वही शख्स है जिसने सबसे पहले ईरान में तेल की खोज शुरू की, और इसको परमिशन किसने दी? काजाल डायनेस्टी। अभी जब मैंने बताया 1883 में अमेरिकन डिप्लोमेटिक मिशन, उस समय भी काजाल डायनेस्टी का। तो उस पर्टिकुलरली दौर में एक डायनेस्टी आपको याद रखनी है, काजाल डायनेस्टी। ओके, सो काजाल डायनेस्टी के मुजफ्फरुद्दीन शाह ने जो किए हैं, उन्होंने अनुमति दे दी कि आप तेल की खोज शुरू कीजिए। सौभाग्य से तेल की खोज का काम शुरू, और 1908 में ही पहला बड़ा व्यावसायिक तेल भंडार मिला मस्जिद ए सुलेमान से। एक जगह से इन्हें बहुत व्यापक मात्रा में तेल का भंडार मिला, यानी कि 1908 में। ये टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आगे चल के जितने भी विवाद है, जितने भी फसाद की जड़ है, उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी जो शुरुआत है, वो यहीं से मान सकते हैं आप। 1908 में तेल की खोज होती है। 1909 में ही APOC यानी कि एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी की स्थापना होती है। शुरुआत में तो इस कंपनी में जो ईरान की सरकार थी, राजशाही थी, उसका कंट्रोल था, लेकिन 1914 आते आते धीरे धीरे इस कंपनी पर
जो इसके शेयर होल्डर्स थे उन पर पूरी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल हो जाता है। ब्रिटेन में धीरे धीरे उस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जितने शेयर चाहिए थे, जितनी हिस्सेदारी चाहिए थी, उतने हिस्सेदारी बनाकर उस कंपनी पे इनडायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर ने कंट्रोल कर लिया। असली कहानी यहां से शुरू होती है। अब आ चुका था दोस्तों, जैसा कि मैंने इसको बैकग्राउंड में डिवाइड किया है फेज वाइज, तो फेज 1 यहां से कंप्लीट हो चुका था। फेज 1 में क्या था, 1883 से आप मान सकते हैं अमेरिका ने डिप्लोमेटिक मिशन स्थापित किया और अमेरिका से तटस्थ की भूमिका में था। वो ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच के वॉर को, उनके बीच के गेम को, डिप्लोमेसी को, जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान 1901 में मैंने बताया कि तेल की खोज अभियान शुरू होता है और फिर तेल की खोज होती है। ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका का प्रभाव यहाँ पर कम है। काजार डायनेस्टी की ताकत जो है वो यहाँ पर कमजोर थी क्योंकि इन पर ब्रिटिश एम्पायर, रशियन एम्पायर का इन्फ्लुएंस काफी अच्छा खासा था। 1901 में तेल की खोज शुरू होती है। अब यहाँ से फेज 2 में डिवाइड किया हमने 1905 से लेकर 25 का दौर। जैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इस टाइमलाइन पे गौर करना है, 1908 इधर तेल की खोज होती है, इधर 1909 में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी की स्थापना होती है। और जैसे ही देखिए इन दोनों ही घटनाओं के पहले ही ईरान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन जो है वो शुरुआत हो चुकी थी। डिबेट है इस पे, कुछ लोग कहते हैं कि भाई लोग ईरान के जो राजा था, जो काजार डायनेस्टी थी, इससे ऊब चुकी थी पब्लिक, इसलिए विद्रोह हुआ। कुछ लोगों का तर्क है कि नहीं, इसके पीछे जो है ब्रिटिश एम्पायर के अपने इंटरेस्ट थे। MI6 के थ्रू जो है, हालांकि उस समय तक MI6 प्रॉपरली MI6 के नाम से जाना नहीं जाता था, लेकिन जो भी उसकी अपनी खुफिया तंत्र था उसके थ्रू एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से यहाँ पर राजा का जो प्रभाव है वो कम हो। क्योंकि जब तेल की खोज हुई तो राजा को लगा कि इस पर उनका कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश कंपनी जो थी वो अपना, ब्रिटिश एम्पायर अपना कंट्रोल बना के रखना चाहती थी और इसलिए इन्होंने यहाँ पर संविधानवाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा कि आपको भी डेमोक्रेसी होना चाहिए, आपको भी डेमोक्रेसी एंजॉय करना चाहिए और ब्रिटेन में तो डेमोक्रेसी है। और इसलिए ईरान में 1906 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन हुआ, जहां एक संसद जैसी संरचना, जिसको मजलिस कहते हैं, मजलिस की स्थापना की जाती है। अब यही वो टाइम है जब शाह और मजलिस यानी ईरान का जो राजा है और ईरान की जो संसद है उसके बीच टसन, उसके बीच जो रगड़ है, उसके बीच जो प्रतिस्पर्धा है यहां से चालू हो जाती है। हालांकि काफी लंबे समय तक जो है इसका प्रभाव जो है, ये जो मजलिस है इसका प्रभाव कम रहता है। इसको सिर्फ इस्तेमाल किया ब्रिटेन ने अपने पावर को कंट्रोल करने के लिए, राजा को कमजोर करने के लिए। वो इंटरेस्ट उसने अपना पूरा कर लिया, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत तो हो चुकी थी, नींव पड़ चुकी थी। और ये जो संवैधानिक राजतंत्र डाला गया, ये जो मजलिस की स्थापना की गई, अभी आगे आप देखेंगे कि जो विवाद की जड़ है उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो है ये मजलिस भी है। तो टाइमलाइन आपको ध्यान रखना है, तेल की खोज, एंग्लो ऑयल पर्शियन कंपनी की स्थापना, फिर तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है मजलिस यानी कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है ईरान में। एंड इसके पश्चात यहां से गेम शुरू होता है असली। इस संवैधानिक राजतंत्र के प्रोसेस में आप समझिए कि 1909 में शाह को पद त्यागना पड़ता है इस रिवॉल्यूशन के प्रभाव के कारण। लेकिन ऐसा नहीं था, काजार डायनेस्टी का रूल अभी भी चल रहा था, दूसरा शासक बन गया। लेकिन धीरे 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 पब्लिक उससे त्रस्त आ चुकी थी, लोग परिवर्तन चाहते थे, ब्रिटिश एम्पायर भी चाहती थी परिवर्तन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये डायनेस्टी थी, काजार डायनेस्टी, इसका प्रभाव, इसका जो दबाव था वो ब्रिटिश कंपनी पर पड़ रहा था, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको हटाओ परमानेंटली। और एक शख्स यहां पर उनको मिलता है, मोहम्मद रेजा खान। मोहम्मद रेजा खान। तो फाइनली 1925 में काजार डायनेस्टी समाप्त होती है। टाइमलाइन आपको सारी चीजों का ध्यान में रखना है क्योंकि यही चीजें हैं जो आगे चल के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। 1925 में काजार डायनेस्टी समाप्त हो जाती है, यानी कि ये काफी लंबे समय से ईरान में ये डायनेस्टी चली आ रही थी और काजार डायनेस्टी फाइनली 1925 में समाप्त होती है और यहाँ से एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है, पहलवी डायनेस्टी। मोहम्मद रेजा खान जो है इसके पहले शाह बनते हैं और इनको शाह की उपाधि से विभूषित किया जाता है। यहाँ से एक नए दौर की शुरुआत होती है। आप इसको फेज 3 मान सकते हैं। 1925 से 1941 यहाँ से रजा खान ने जो है स्टेट बिल्डिंग का काम शुरू किया। उन्होंने सेना को
मॉडर्न बनाया, आधुनिकीकरण किया सेना का, प्रशासन का आधुनिकीकरण किया, एक केंद्रीकृत सरकार सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाया, यानी पूरी तरीके से एक अथॉरिटेरियन सरकार, पूरा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथों में रखा। मॉडर्नाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने आधुनिकीकरण किया हर चीज में, चाहे सेना हो, प्रशासन हो, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज में इन्होंने वेस्टर्न जो सिस्टम है उसको लाने की कोशिश की। और यहां पर जो है हम देखते हैं कि अच्छा खासा जो है प्रभाव ब्रिटिश एम्पायर का और जो उस समय यूएसएसआर चूंकि सोवियत था उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस यहाँ पर बना हुआ था। इसी दौर में हमें देखें फेज 4 1941 से 50, 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और इस दौरान जो है इन दोनों के यानी रशिया के जो रशियन एम्पायर था, हालांकि उस समय रशियन एम्पायर कोलैप्स हो चुका था, यूएसएसआर था, तो जो रशिया था यूएसएसआर वो और एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर, इन दोनों के ही दबाव के कारण अंत में रेजा खान ने इस्तीफा दे दिया। वो ऊब चुके थे इन दोनों के ही दबाव से, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ से दो बातें हमें ध्यान रखनी है। 1945 में वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, रशिया जो है वहां से अपना बोरिया बिस्तर ईरान से उठा के चल देता है, उसको समझ में आ जाता है कुछ इसमें रखा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हटो। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कम होता है क्योंकि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो जाती है और वो भारत से भी बोरिया बिस्तर उठा के निकल लेता है, तो ईरान से भी निकल लेता है। अब यहाँ एंट्री होती है एक तीसरे खिलाड़ी की जिसका नाम है अमेरिका। जब रशिया निकल गया, ब्रिटेन निकल गया, अमेरिका को ये लगा कि सबसे उचित मौका है यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने का और अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहाँ से बढ़ना चालू हो जाता है। अमेरिका एंट्री ले लेता है स्टेट ऑफ ईरान के अंदर और यहाँ से फिर एक नए दौर की शुरुआत होती है। अब इसी पहलवी डायनेस्टी के जो दूसरे वंशज है यानी कि मोहम्मद रेजा खान के जो रेजा खान के जो पुत्र हैं वो है मोहम्मद रजा शाह पहलवी, ये बनते हैं ईरान के शासक 1941 से लेके 1979 तक, इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के पहले तक इनका शासन रहता है। उस बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि 1906 के जो रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, उसके पश्चात ईरान में एक संसद की स्थापना की गई थी जिसको मजलिस कहते थे। तो जो ईरान का राजा था और ईरान की मजलिस यानी ईरान की संसद, इनके बीच में पावर को लेकर के भिड़ंत चलती रहती थी। लेकिन काफी लंबे समय तक, स्पेशली जब पहलवी डायनेस्टी आती है, तो जो मजलिस रहती है, चूंकि उसी ने इनकी नियुक्ति की थी, तो मजलिस का प्रभाव उस समय तक था पर वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं था। बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो मजलिस के विचार थे वही मोहम्मद रेजा खान के विचार थे, तो काफी कुछ ठीक चल रहा था सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे वहां पर ब्रिटिश की कार्य प्रणाली को लेकर के जनता में नाराजगी बढ़ रही थी। मजलिस के जो सदस्य थे, लोग थे, उनके अंदर नाराजगी बढ़ रही थी और ये नाराजगी प्रकट होती है 1951 में एक व्यक्ति के रूप में जिसका नाम था मोसद्देक। और पहली बार मोसद्देक प्रधानमंत्री बनते हैं 1951 में। इस मुद्दे पर बने ही थे प्रधानमंत्री। इन्होंने कहा कि जो ये एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी है ये ब्रिटेन का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बिकॉज तेल जो है वो ईरान का है। ये जो मुद्दा है ना कि संसाधन रिसोर्सेस हमारे हैं तो उसका उपयोग कोई और क्यों करेगा, ये कह सकते हैं कि ईरान के अंदर ये जो भाव है इसकी उत्पत्ति 1951 में ही हुई, यानी कि 1950 के दशक में उसी के आसपास हुई कि तेल ईरान का है तो इस तेल पर कंट्रोल ब्रिटेन का कैसे हो सकता है। और इसलिए यहां से उन्होंने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दिया, जो कि ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ा झटका था। यहां से ब्रिटेन का दिमाग हिल गया। ब्रिटेन को लगा कि अरे हमने जमीन तो छोड़ी, अब हमारी कंपनी पर भी कंट्रोल चला गया, उसका बहुत बड़ा नुकसान था, बहुत बड़ा इंटरेस्ट जा रहा था। इसलिए ब्रिटेन ने यहां पर अमेरिका को साथ लिया। चूंकि अमेरिका उस समय वहां मौजूद था ही, अमेरिका भी इससे प्रभावित होने लगा क्योंकि अमेरिका को लगा कि अगर ब्रिटेन का कंट्रोल यहां से पूरी तरीके से हट गया तो अमेरिका के लिए भी यहां पर टिकना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA है और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6, इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया। दोनों ने उसका अलग अलग नाम रखा, ऑपरेशन एजैक्स। CIA इसको ऑपरेशन एजैक्स कहती है, MI6 ने इसका नाम ऑपरेशन बूट रखा। कुल मिला के ये ज्यादातर फेमस है ऑपरेशन एजैक्स के नाम से। तो इस ऑपरेशन एजैक्स का एक ही मकसद था, मोसद्देक को, ये है मोसद्देक, मोहम्मद मोसद्देक, इनको पद से हटाना। और फाइनली ये अपने मिशन में सक्सेसफुल होते हैं 1953 में। यानी कि आप देख रहे हैं 2 साल भी मोसद्देक को प्रधानमंत्री बने नहीं हुए और इनको उनके पद से हटा दिया गया। ये दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, आपको ध्यान में रखना है। ये जो 1953 का तख्ता पलट था, जो कू था CIA और MI6 का मिलकर किया हुआ,
इसने ईरान के लोगों के मन में अमेरिका के प्रति कहीं न कहीं एक नफरत का भाव, ब्रिटेन के प्रति तो नफरत का भाव पैदा किया, लेकिन अमेरिका के प्रति भी एक शक का भाव लोगों के अंदर पैदा हो गया। लोग शक की निगाहों से देखने लगे और यहीं से जो है स्थितियां गड़बड़ होना चालू होती हैं। फिलहाल के लिए मुसद्देक को तो प्रधानमंत्री के पास से हटा दिया गया, मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जैसे कहते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में कि हम सक्सेसफुल हो गए, पर लॉन्ग वे में अगर आप उसको देखें तो फिर वो चुनौतीपूर्ण आपको नजर आता है कि अभी तो इन्होंने उसका समस्या का समाधान कर दिया, लेकिन जो लोगों के दिलो दिमाग पे उस घटना का प्रभाव पड़ा, क्योंकि लोगों ने मुसद्देक को प्रधानमंत्री चुना और जब उसको हटा दिया गया सत्ता से, तो लोगों को ये खेल समझ में आने लगा कि ये जो सारा खेल है वो ऑयल का है, संसाधनों का है, तेल पर कंट्रोल का है। हालांकि यहां से अमेरिका ने अपनी सत्ता को बचा लिया और मोहम्मद रजा शाह पहलवी जैसे थे उनके बीच में, और इसके पश्चात, इस घटना के पश्चात उनकी जो अमेरिका के प्रति वफादारी थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अभी तक जो इनके पिता थे वो मॉडर्नाइजेशन पर जोर दे रहे थे, लेकिन यहां से एक नए दौर की शुरुआत होती है, हम कह सकते हैं वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण। दोस्तों ये समझने की आवश्यकता है कि आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण दोनों में अंतर है और इसको लेकर, इन दोनों ही विचारों को लेकर अक्सर कोलैप्स होता रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन ही मॉडर्नाइजेशन है, जबकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन अलग चीज है, आधुनिकीकरण अलग चीज है और पश्चिमीकरण अलग चीज है। यहां से जो मोहम्मद रजा शाह पहलवी हैं, ये व्यक्ति को याद रखें, ये व्यक्ति जो है इन्होंने यहां से वेस्टर्नाइजेशन करना चालू कर दिया। कई सारे मामलों में देखें तो अच्छा था, लेकिन पूरी तरीके से अपनी ईरानियन कल्चर को छोड़ करके टोटली शिफ्ट करना, ये जो ट्रांजिशन है ये इतनी आसानी से नहीं होता और इस चीज को जो प्रभाव है नकारात्मक रूप से लोगों के दिमाग में पड़ा और इसी चीज का फायदा चल के आगे एक शख्स ने उठाया जिसका नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस होने वाले हैं, अभी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि इस दौर में यानी कि 1953 से लेकर 1979 तक, 1979 तक जो है बहुत ज्यादा पार्टनरशिप बढ़ती है अमेरिका के और ईरान के बीच में। यही वो दौर था दोस्तों जहां इजराइल की एंट्री होती है। इजराइल और ईरान के बीच में दोस्ती खूब बढ़ती है, इस लेवल तक बढ़ती है कि दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन होता है। इजराइल जो है ईरान का खूब मदद करता है, इजराइल जो है ईरान की सेना को मॉडर्न बनाता है, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन होता है दोनों देशों के बीच में और यहां ईरान की जो इंटेलिजेंस थी सावक, उसकी स्थापना करी जाती है इजराइल और अमेरिका के सहयोग से। यानी कि खूब इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ रही थी, इन तीनों के बीच में। और यही वो दौर था जहां पर टेक्नोलॉजी से लेकर, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, तमाम चीजें जो है इजराइल ने शेयर करी, इंटेलिजेंस भी शेयर करी ईरान के साथ। लेकिन ये चीजें जो थी आगे चल के प्रॉब्लमेटिक होने वाली थी, क्योंकि जो सावक की स्थापना की गई, इसके थ्रू जो राजनीतिक दमन किया गया, किसके द्वारा? शाह के द्वारा। इसने लोगों में और आक्रोश की भावना पैदा की, लोगों के मन में और ज्यादा अमेरिका के प्रति नफरत की भावना पैदा की, पर ये चीजें भी दिख नहीं रही थी प्रकट रूप में। ये एक धारा के रूप में नीचे नीचे बहुत ही धीरे मंद धारा के रूप में बह रही थी, जो शायद शाह ने नजरअंदाज किया और जिसका खामियाजा इनको आगे चलकर भुगतना पड़ता है। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर शासन की अपनी अच्छी और बुरी बात होती है, इसमें भी बहुत सारी अच्छाइयां थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को फ्रीडम मिली, ये अपने आप में एक यूनिक एग्जाम्पल है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लाख बुराई करिए अमेरिका की, आप लाख कमियां गिना दीजिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान को मॉडर्न बनाया, उसको अत्याधुनिक तकनीक दिए, हथियार दिए, हर तरह से सुरक्षा दी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शिक्षा के, एजुकेशन के फील्ड में महिलाओं को जिस तरीके से फ्रीडम मिली, महिलाएं बाहर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, उनको आजादी है, वो चीजें अपने आप में यूनिक थी, आप मानिए और चाहे ना मानिए। एजुकेशन मामले आप देख रहे हैं, एक तरफ लड़कियां बैठी, एक तरफ लड़के, यानी कोई एजुकेशन जैसा सिस्टम डेवलप हुआ, ओपन सोसाइटी, एक ओपन माइंडसेट वाला माहौल बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ईरान के धार्मिक और पारंपरिक वर्ग था वो इससे बहुत ज्यादा नाराज था, उसे लग रहा था कि उसकी परंपरा खतरे में है। और ये दोस्तों हमेशा हर समाज में, हर सोसाइटी में होता चला आया, हर देश में होता आया है। एक वर्ग रहता है जो मॉडर्नाइजेशन चाहता है, एक वर्ग होता है जिसको लगता है कि वो बैक में लौटे, ये बहुत ज्यादा पश्चिमीकरण, ये आधुनिकीकरण इनके लिए घातक है। तो कुल मिलाकर ये वैचारिक लड़ाई है और यही वैचारिक लड़ाई आगे चल के हम देखेंगे कि 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन, जिसको आप इस्लामिक रिवॉल्यूशन कह सकते हैं ईरान का, उसके रूप में प्रकट होती है। सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 1979, यानी कि पेट्रोलियम की खोज होना। पेट्रोलियम की खोज के पश्चात जो है एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी का बनना,
उसके पश्चात जो है ईरान में रिवॉल्यूशन होना, रिवॉल्यूशन के पश्चात जो है मजलिस और शाह बनना, शाह के बीच में द्वंद्व चलते रहना। फिर जो काजाल डायनेस्टी थी वो समाप्त होती है। काजाल डायनेस्टी के पश्चात पहलवी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। पहलवी डायनेस्टी में जो रेजा खान थे उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके पश्चात जो है मोहम्मद रजा शाह पहलवी यानी कि उन्हीं के खानदान के दूसरे व्यक्ति जो है वो शाह बनते हैं और वहां से चीजें चल रही थी। उसी दौरान मोशद्देक प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर मोशद्देक को 1953 में तख्ता पलट किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1953, ये ध्यान में रखना है। 1953 से स्थितियां बिगड़ना चालू हुई, हालांकि इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। फिर 1953 से 1979 के बीच में हमने देखा कि किस तरीके से आधुनिकीकरण के साथ साथ पश्चिमीकरण भी काफी ज्यादा होने लगा। और यही चीज जो है एक शख्स था जिसका नाम था रोहिल्ला खोमेनी। इस व्यक्ति ने, चूंकि ये इस्लामिक प्रीचर था, इस्लाम के बारे में इस्लामिक धर्म गुरु आप कह सकते हैं, और इसने ईरान में लोगों को ये समझाने में कामयाब रह गया कि जो अमेरिका है वो शैतान है, वो हमारे इस्लामिक सभ्यता को खतरे में डालना चाह रहा है, वो पूरी तरीके से पश्चिमीकरण करके ईरान की मूल पहचान को खत्म करना चाहता है और कहीं ना कहीं वो कन्विंस करने में कामयाब रहता है। अब यहां से एक नए दौर की शुरुआत होती है। जो फसाद की जड़ है ना वो यहीं से शुरू होती है। 1979 की इरानियन रिवॉल्यूशन सफल होता है। जो शाह था उसको छोड़ के भागना पड़ता है, वो भाग जाता है अमेरिका। अमेरिका ने उसको संरक्षण दे दिया और बात यहां तक भी रहती तो चल जाती, लेकिन स्थिति यहां से बिगड़ती है कि जब 1979 में रिवॉल्यूशन होता है तो अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स थे, जो अमेरिकन एम्बेसी में डिप्लोमेट्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको बंधक बना लिया जाता है। और ये जो सिचुएशन थी ये सालों चलती है, लगभग 1 साल से ऊपर जो है इनको बंधक बना के रखा जाता है, निगोशिएशन चल रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिकन पीपल के मन में ये दिमाग में उनके विचार बन गया कि ये अमेरिका का अपमान है। अमेरिका ने आज तक इतना बड़ा अपमान कभी नहीं देखा था और ये चीज अमेरिकन लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया। दुश्मनी का जो फ्लैश पॉइंट आप कह सकते हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण ये था होस्टेज क्राइसिस। दुनिया भर की अखबारों की सुर्खियां बनती है, ये टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पे ये चीजें छपती हैं। अमेरिका को ये अपना बहुत बड़ा अपमान लगता है। अमेरिका को लगता है कि ये मानो उसको सरे बाजार जो है कोई तमाचा मार दे, उस तरह की स्थिति आप मान सकते हैं ये अमेरिका के लिए था। पूरी दुनिया में इसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। ये चीजें अमेरिका को बहुत आहत करती हैं और यहां से दुश्मनी जो है दोनों देशों के बीच में चरम पे होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिका ने यहां अपने जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन थे 1980 में सब समाप्त कर दिए ईरान के साथ। अपनी एम्बेसी वहां ईरान में परमानेंटली बंद कर दी और वो आज तक बंद है। आप समझ लीजिए कि इतने दशक बीत गए लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में जो दुश्मनी थी उस एक घटना की वजह से, उस होस्टेज क्राइसिस की वजह से वो आज तक बरकरार है। अब उस घटना के बीच से लेके आज तक में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। 1980 डिप्लोमेटिक मिशन समाप्त हो चुके हैं ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में। अब अमेरिका यहां पर खिसियाया हुआ है, खिसियान बिलारी खंभा नोचे। अब अमेरिका को लग रहा है किसी भी तरीके से जो ईरान की सरकार है इसको बर्बाद करना है, इसकी ऐसी तैसी करनी है। और यहां से शुरू होता है इंटेलिजेंस की दुनिया का एक नया खेल, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब आप देखेंगे कि या तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया होगा या तो फिर कोल्ड वॉर के दौरान। एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये कोल्ड वॉर का ही दौर चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। अब यहां पर ईरान जो है वो बैटल फील्ड बन जाता है यूएसएसआर के लिए और अमेरिका के लिए। अमेरिका यहां बदला लेना चाहता है, यूएसएसआर को मौका मिला है, उसने खोमेनी की सरकार को सपोर्ट देना चालू कर दिया, समर्थन देना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं बैटल ग्राउंड बन चुका था ईरान। 1980 से लेकर 88 के बीच में ईरान इराक वॉर होता है, सभी को पता है। इसके बारे में मैं यहाँ डिटेल में नहीं बात करूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि इराक में सद्दाम हुसैन का सत्ता में आना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये डेफिनेटली अमेरिका का ही प्रभाव था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सत्ता पे लाया और सद्दाम हुसैन के थ्रू ईरान पे हमला करवाया, ईरान को भारी नुकसान पहुंचवाया उसमें। और फिर आगे हमें पता है कि 2003 तक आते आते स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो सद्दाम हुसैन था वो भी अमेरिका के कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। और जैसे ही अमेरिका के कंट्रोल से बाहर जाता है, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को भी रास्ते से हटा दिया। इराक वॉर 2003 आप सबको पता है कि किस तरीके से इराक पूरी तरीके से बर्बाद हो गया इसमें। लेकिन इन दोनों घटना में अगर हम ध्यान से देखें तो अमेरिका के प्रति जो नफरत थी वो और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि ईरान इराक वॉर में जो ईरानी लोग के दिमाग में छवि बनती है कि अमेरिका उनके ऊपर हमला करवा रहा है इराक के थ्रू। फिर जब इराक में सद्दाम हुसैन को हटाया जाता है तो यहां पर सिया जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ता है
शिया इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो चूंकि ईरान जो है एक शिया कंट्री है, ईरान का प्रभाव यहां पर बढ़ना चालू हो जाता है। और भविष्य में हम देखेंगे कि किस तरीके से यही सारी चीजें जो है इराक में, सीरिया में किस तरीके से आतंकवादी संगठनों का उत्पन्न होना और फिर उन आतंकवादी संगठनों को ईरान द्वारा सपोर्ट देना और उनको अपना प्रॉक्सी बनाना और उसके थ्रू इजराइल के ऊपर हमला करना और पूरे मिडिल ईस्ट में जो अशांति का माहौल है, वो सारी सिचुएशन, वो सारी घटनाएं यहीं से लिंक होती जाती हैं। तो यहां दो महत्वपूर्ण बातें कि सद्दाम हुसैन को रास्ते से हटा दिया अमेरिका ने, ईरान को भी युद्ध में काफी नुकसान पहुंचाया और इसके बाद ही ईरान को यह लगना चालू होता है कि अगर हम अपने लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं बनाएंगे तो ये हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि जिस सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के कहने पर ईरान पर बमबारी गिरी, अगर अमेरिका अपने ही द्वारा पैदा किए हुए, अपने ही द्वारा उत्पन्न किए हुए व्यक्ति को जो कि उसके खिलाफ गया, उसको इतनी भयानक स्थिति मौत दे सकता है, तो हम तो उसके ऑलरेडी दुश्मन हैं। तो ये खोमेनी को समझ में आने लगा, रोहिल्ला खोमेनी को, कि हम तो ऑलरेडी अमेरिका की दुश्मनी ले चुके हैं, तो अमेरिका हमारा क्या असर करेगा। और यहां से उसके दिमाग में आता है कि हमें भी एटॉमिक बम बनाना पड़ेगा। अब समझते हैं कि आखिर ईरान के पास ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई कहां से। तो ये अमेरिका और इजराइल ने ही उसको देने की शुरुआत की थी। हालांकि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी दी थी वो बिजली उत्पन्न करने के लिए, एनर्जी की जो जरूरतें थी उसको पूरा करने के लिए दिया था। लेकिन 1957 में अमेरिका ने यह सहयोग चालू किया था। 1979 की इरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ये जो कार्यक्रम था पूरी तरीके से स्थगित हो चुका था और दोनों के बीच परमाणु सहयोग इस लेवल पर बढ़ चुका था कि इजराइल और अमेरिका ने वहां एक इंस्टीट्यूट तक खोला था, एक जहां पर परमाणु को लेकर रिसर्च होना, परमाणु से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में डिटेल में स्टडी कराना, ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन 79 के रिवॉल्यूशन के बाद पूरी तरीके से सारा प्लान चौपट हो जाता है, सब स्थगित हो जाता है। लेकिन वापस से ये ईरान इराक वॉर के पश्चात जो है ईरान ने वापस से इस प्रोजेक्ट पे काम करना चालू किया। अब आपको लगता है कौन सहयोग करेगा यहाँ पे? अमेरिका तो खिलाफ है, तो भाई अमेरिका के दुश्मन जो होंगे वही सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री हो जाती है रशिया और चाइना की, दो और नए खिलाड़ी घुस जाते हैं इस फील्ड में। तो बैटल ग्राउंड आप देखिए बढ़ता जा रहा है, इसमें स्टेक होल्डर्स घुसते ही जा रहे हैं, सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। और एक लंबा टाइम पीरियड है ईरान के न्यूक्लियर को प्राप्त करने का, और हालांकि न्यूक्लियर को प्राप्त नहीं कर पाया, मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर बम तक पहुंचने का जो एक माध्यम है वो स्टेप बाय स्टेप जो है उसने किया। सबसे शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया कि अमेरिका और इजराइल के सहयोग से उसने इस पर काम करना चालू किया। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना होती है रोहिल्ला खोमेनी के नेतृत्व में 1979, सिचुएशन वहां से बदल जाती है। अमेरिका और इजराइल फांक पीछे खींच लेते हैं और उस दिन से पूरी तरीके से इनको टेक्नोलॉजी देने से मना कर देते हैं। लेकिन 1990 के दशक में यहाँ एंट्री होती है रशिया और चाइना की, वो इसको टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि परमाणु बम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी देने का मन वो भी नहीं बना रहे थे, लेकिन ईरान चुपके जो है कहीं ना कहीं बिजली बनाने के बहाने परमाणु के बारे में अपनी रिसर्च को बढ़ाता जा रहा था। परमाणु बम बनाने को लेकर बहुत फैशनेट हो चुका था और ये चीज अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट थे। इस दौरान हम एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखते हैं कि ईरान अपना कार्यक्रम कर रहा था, लेकिन इजराइल बीच बीच में, जैसे ही इजराइल को पता लगता था ईरान के किसी परमाणु ठिकाने के बारे में, इजराइल सीधा मोसाद के थ्रू, क्योंकि मोसाद पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस मानी जाती है, और मोसाद हमला करके उन सारी चीजों को नष्ट कर देती थी। तो बहुत बार ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है डिले हुआ है बिकॉज ऑफ मोसाद। इजराइल ये कसम खाकर बैठा हुआ है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। और इजराइल का एक ही तर्क है, एक ही लॉजिक है कि ईरान परमाणु बम सिर्फ इजराइल के लिए बना रहा है, और इजराइल के ऐसा कहने के पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि ईरान कई बार ये कह चुका है कि वो इजराइल को मान्यता नहीं देता। ईरान का ऐसा कहना कई बार सार्वजनिक रूप में हुआ है, वो इजराइल को मान्यता नहीं देता। उसका मानना है कि इजराइल ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया फिलिस्तीनियों के ऊपर और वो इजराइल को एक देश नहीं मानता। तो इजराइल का कहना है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वो परमाणु बम कहीं ना कहीं ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह, हूती, लेबनान से लेके गाजा से लेके यमन, ओमान, जहां भी इनके लोग बैठे हुए हैं, वो परमाणु बम उनके हाथों पर पहुंच जाएगा। और ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक थ्रेट होगा। इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर इसको परमाणु बम नहीं बनाने देना चाहता ईरान को। इस संबंध में 2015 में हम देखें बराक ओबामा के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था, JCPOA जिसको कहते हैं, ज्वाइंट कंप्रेंशन प्लान ऑफ एक्शन।
इसके तहत जो है ईरान सहमत होता है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ उसमें समझौते रखे जाते हैं जिसके थ्रू ईरान उससे पीछे हटना स्वीकार करता है और उसके बदले में उसको सैंक्शन से राहत देने की बात होती है। लेकिन इसी बीच जो है सत्ता परिवर्तन होता है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के रूप में आते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि ईरान जो है वो इस JCPOA की आड़ में वो अपना परमाणु कार्यक्रम कंटिन्यू किए हुए है और सैंक्शन से राहत भी पा रहा है। यानी इस एग्रीमेंट में अमेरिका का कोई फायदा नहीं है, इजराइल का कोई फायदा नहीं है, इस एग्रीमेंट को हम कूड़ेदान में फाड़ के फेंक रहे हैं, बेकार है। और JCPOA एग्रीमेंट से अमेरिका ने अपने हाथ वापस खींच लिए और उसने भारी सैंक्शन जो है वापस से ईरान के ऊपर थोपना चालू कर दिया। तो सैंक्शन का खेल तो काफी लंबे समय से चला था, लेकिन यहां पर और भी तरह तरह के सैंक्शन जो है ईरान के ऊपर डाल दिए गए, भारी सैंक्शन, यानी कि कुल मिला के इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश ईरान के ऊपर अमेरिका ने करना शुरू कर दिया। क्योंकि ट्रंप का मानना था कि ये सिर्फ जो है ड्रामा कर रहा है और ये किसी भी तरीके से परमाणु बम बनाना चाहता है। और यहां से CIA और मोसाद शुरू से ही, जो इजराइल की इंटेलिजेंस है मोसाद और अमेरिका की CIA, ये दोनों मिलकर के ये श्योर करते हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम न बनाने पाए। यानी कि जो आप देख रहे हैं ना, जो लड़ाई तेल से शुरू हुई थी, वो तेल की लड़ाई ईगो की लड़ाई में बदलती है, और ईगो की लड़ाई फिर परमाणु न्यूक्लियर फाइट पे, कि किसी भी कीमत पर परमाणु बम इजराइल चाहता है कि ईरान नहीं बना पाए। लेकिन ईरान जो है वो अपना प्रयास बहुत तेज गति से बढ़ा देता है। जब ईरान इस लेवल पर अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा देता है, तब इजराइल को समझ में आ जाता है कि अब जो है सिर्फ ठिकानों पर हमला करके समाधान नहीं होगा। इजराइल की मोसाद ने और अमेरिका की CIA ने दोनों ने मिलकर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया कि अब इनके इंडिविजुअल लोगों को टारगेट करना है, जो लोग परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को टारगेट करना है। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, यानी कि सीधे इनके लोगों को ही टारगेट करो जो परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हैं, इनका परमाणु कार्यक्रम ऑटोमेटिक गड्ढे में चला जाएगा। और यहां से आप कह सकते हैं कि दुश्मनी जो है वो अपने पीक पर पहुंचने वाली थी। ये दुश्मनी रुकी नहीं, इस घटना से और बढ़ने लगी। सबसे महत्वपूर्ण इसमें आप देखेंगे 2020 में 3 जनवरी 2020, इस व्यक्ति को आप पहचान रहे होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। IRGC जो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड थी, जिसने ईरानी रिवोल्यूशन को अंजाम दिया था, उस आप देखेंगे ईरान का शॉर्ट में हम समझ लेते हैं, कभी डिटेल में इस पे बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट में समझ लेते हैं ईरान के जो आप कह सकते हैं पावर स्ट्रक्चर को। तो ईरान में सबसे पावरफुल स्ट्रक्चर जो है वो रिलीजियस लीडर है, जो खोमेनी जिस परंपरा से आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पद जो है सुप्रीम लीडर जिसको कहते हैं वो है। इसके अलावा प्रशासन में अगर हम देखें तो सेना, जो कि एक ईरान की इंडिपेंडेंट आर्मी है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके समानांतर ही और उससे ज्यादा ही हम कह सकते हैं एक प्रकार से पावरफुल एक और सेना है जिसको IRGC कहते हैं, ईरानियन रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने ईरानी रिवोल्यूशन को संपन्न किया था। इनका एक ही काम है कि किसी भी तरीके से ईरान में वापस से सत्ता परिवर्तन ना होने देना। CIA, मोसाद या किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन या इजरायली इंटेलिजेंस द्वारा तख्ता पलट के प्रयासों को फेल करना और पूरी तरीके से सुप्रीम लीडर के प्रति लॉयल होना। सुप्रीम लीडर वर्तमान में थे आयतुल्लाह खोमेनी, हालांकि उसकी भी अपनी एक अलग कहानी है, उस पर हम अभी आगे बात करेंगे। तो सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार रहना, और अगर कोई सुप्रीम लीडर के प्रति गद्दारी करने की कोशिश करे या फिर उन्हें तख्ता पलट करने की कोशिश करे तो उसको रोकना, ये IRGC का काम है। तो उसी IRGC की अलग अलग बटालियन है, अलग अलग फोर्सेस हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कुद्स फोर्स, उसका कमांडर था कौन? कासिम सुलेमानी। और ये आप सब ने इस घटना को देखा होगा कि किस तरीके से इजराइल ने टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से कासिम सुलेमानी को मारा, पूरी दुनिया शॉक थी कि सटीक हमला जहां पर मारा उसके आसपास कोई नुकसान नहीं, सिर्फ जिस एरिया पे कासिम सुलेमानी था, कासिम सुलेमानी को मार के जन्नत पहुंचा दिया। अब ये चीज जो है ईरान और इजराइल के बीच में, डेफिनेटली इसमें अमेरिका का भी फैक्टर है, लेकिन यहाँ इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अमेरिका तो काफी दूर बैठा है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में उसके अपने ठिकाने हैं, लेकिन इजराइल को तो परमानेंटली यहीं पर रहना है। इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है ईरान, इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को रोकना चाहता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इजराइल अब खुल के फ्रंट पे आ जाता है, यार बहुत हो चुका छुप छुप के खेल खेलना, अब सीधे हमला होगा।
यानी कि अब सीधे चुन चुन के एक एक लोगों को टारगेट किया जाएगा। और ये कासिम सुलेमानी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, आईआरजीसी में बहुत इंपॉर्टेंट इस व्यक्ति की भूमिका थी, बहुत पावरफुल आदमी था। जितने भी हमास और जितने भी आप कह सकते प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ईरान द्वारा समर्थित, उन सभी ग्रुप के साथ उठना बैठना, आप समझ लीजिए कि ईरान में एक सुप्रीम लीडर के आप कह सकते बहुत करीबी व्यक्ति था, इसको मार दिया जाता है। फिर 27 नवंबर 2020, यानी कि अब सिलसिला यहां से शुरू हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे मोहम्मद फकरीजादेह, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जैसे हमारे यहाँ परमाणु वैज्ञानिक कलाम सर थे, आप समझिए उस लेवल का ये इंसान था, उस लेवल का इंसान परमाणु वैज्ञानिक था। इजराइल ने इसको भी जो है अपने कोवर्ड ऑपरेशन के द्वारा जो है इसको मार गिराया मोसाद ने। और ये चीज ईरान के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को दुखा, क्योंकि ईरान में इस व्यक्ति की बहुत इज्जत थी, ईरान में लोग इसको बहुत लगभग सुप्रीम लीडर के बराबर मानते थे, इतनी रिस्पेक्ट थी इस व्यक्ति, क्योंकि लोगों का मानना था कि यही वो शख्स है जो ईरान को परमाणु संपन्न बनाएगा। इस व्यक्ति को भी मार दिया जाता है, फकरीजादे को। उसके बाद रजा जाहेदी जो थे 2024 में, ये भी आईआरजीसी के कुछ फोर्स के वरिष्ठ कमांडर थे, यानी कि आईआरजीसी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि इरानियन रिवॉल्यूशन के खिलाफ इजराइल है। इजराइल का मानना है कि ये जो इरानियन रिवॉल्यूशन हुई, इसके बाद से ही इजराइल और ईरान के रिश्ते खराब हुए, इसलिए इस रिवॉल्यूशन को करने वाली जो फोर्स थी आईआरजीसी, ईरान की जो आईआरजीसी है, इसके खिलाफ इजराइल ने मोर्चा खोल दिया। दनादन आप देखिए 2020 में फिर कुछ समय तक ब्रेक था, फिर 2024 में चालू हो जाता है। लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण घटना होती है, और आप सबको याद होगा, मैं सिर्फ उसको याद दिलाना चाह रहा हूं, अगर आपके दिमाग से निकल गया हो। 7 अक्टूबर 2023, दोस्तों 7 अक्टूबर की घटना आप सभी को याद होगी कि किस तरीके से हमास ने गाजा पट्टी से और वेस्ट बैंक से, हालांकि गाजा पट्टी के इलाके से ही ज्यादा, और समुद्री इलाकों से, हवाई मार्ग से, अलग अलग रास्तों से इजराइल के अंदर हमला कर दिया, और हजारों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों लोग बंधक बनाए गए, और काफी टेंस सिचुएशन जो है हमास के बीच में और इजराइल के बीच में थी। और इजराइल को ये चीज समझ में आ गया कि ये जो हमास द्वारा किया गया काम है, इसमें ईरान का ही समर्थन है, और यहां से इजराइल के दिलो दिमाग में ईरान के प्रति जो नफरत था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। अब इजराइल ने कसम खा ली कि अब इनको नहीं छोड़ना, और उसके बाद गाजा पट्टी में उसका मिशन चालू होता है। हम सभी को पता है कि फिर उसके बाद गाजा पट्टी में क्या होता है। जिस तरीके से इजराइल ने गाजा पट्टी में अपना अभियान चलाया, जिस तरीके से हमास के लोगों के खिलाफ उसने अपना मोर्चा खोला, हम सभी को पता है। और उसके बाद सिर्फ गाजा पट्टी और हमास के खिलाफ ही नहीं, इजराइल ने ईरान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। इजराइल को समझ में आ गया कि अब ईरान को सबक सिखाना। इसमें 2024 में मोहम्मद रजा जाहेदी जो आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर थे, उनको ही टारगेट कर दिया। अब देखिए दुश्मनी यहां से बढ़नी चालू होती है, ये 2024 के बाद। अब 2025 सबसे महत्वपूर्ण साल है। 2025 में इतने लोगों को मारा कि शायद मैं यहां जिक्र भी नहीं कर सकता। तकरीबन 40 से 50 टॉप लोग, कोई इंटेलिजेंस का चीफ, कोई जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का चीफ, कोई डिफेंस सेक्रेटरी था, कोई जो है जैसे हमारे यहाँ एनएसए होते हैं, इस लेवल का व्यक्ति जो था, यानी कि जितनी भी मिलिट्री लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसमें थे, उनको टारगेट कर एक एक करके टारगेट करना चालू कर दिया इजराइल ने। अब ये एक अलग डिबेट का विषय है, इसमें हम कभी अलग से बात करेंगे कि आखिर मोसाद के पास ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कौन सा सिस्टम है कि वो किसी भी देश के किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर चाहे मारना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। और ये उसने ईरान के संदर्भ में प्रूफ किया है। ऐसा थोड़ी ना कि जिन लोगों को मारा है वो कोई बहुत साधारण लोग थे, उनकी सुरक्षा नहीं रही होगी, लेकिन वो सारे लोग मारे गए। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सारे टॉप कमांडर्स थे। इजराइल का माना कि जो ब्रेन है हम उसको ही मार देंगे, लीडरशिप को ही खत्म कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जो है हड़कंप मच जाएगा ईरान के अंदर। और ठीक है, एक मरा दूसरा आ गया, दूसरा मरा तीसरा आ गया, वो कभी खत्म नहीं होना है, वो सिस्टम चेंज होता जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। एक देश के रूप में ईरान को यह आभास होने लगा कि उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि लीडरशिप एक दो दिन में तैयार नहीं होती है, दशकों लग जाते हैं किसी लीडरशिप को तैयार होने में, और एक चुटकी में जो है इजराइल उसको साफ कर दे रहा था। तो ये चीजें दिक्कत क्रिएट, और मैंने बताया ना 2023 के बाद से दिक्कत इन लोगों के बीच बहुत ज्यादा बढ़नी चालू हो जाती है 7 अक्टूबर की घटना के बाद। 2024 में टारगेट, 2025 सबसे बुरा दौर रहता है ईरान के लिए, फिर 2026 तो आप कह सकते हैं उससे भी ज्यादा बुरा। तो 2026 में इजराइल ने इंटेलिजेंस की दुनिया में वो कारनामा करके दिखाया जो शायद लोगों के लिए एक अजूबा है, और बहुत ही बड़ा उसने ऑपरेशन अंजाम दिया
अयातुल्ला अली खोमेनी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, इजराइल ने सीधा सुप्रीम लीडर को ही टारगेट कर दिया। और उस दौरान सुप्रीम लीडर के साथ जितने भी टॉप कमांडर्स, टॉप लीडरशिप वहां पर बैठी थी मीटिंग में उनके साथ, वो सब एक झटके में मारे गए। ये जो है ईरान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, और ईरान ने ये कसम खा ली कि अब तो वो इजराइल को मिटा करेगा। और ये जो दुश्मनी है ना, वो और ज्यादा बढ़ गई इजराइल के बीच में और ईरान के बीच में। अमेरिका डेफिनेटली यहाँ पीछे से गेम खेला, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, फैक्टर है, लेकिन जो दुश्मनी है वो खुल करके इजराइल और ईरान की आमने सामने यहां पर आ जाती है। हालांकि यह ऑपरेशन जो है अकेले इजराइल ने अंजाम नहीं दिया, सीआईए और मोसाद दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया अयातुल्ला अली खोमेनी को मारने के। अब हम समझते हैं कि इस पूरे जो ईरान, इजराइल, अमेरिका, इस पूरे में अलग अलग स्टेक होल्डर है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, सबके अपने अपने हित होंगे। अब अमेरिका का यहां पर क्या हित है? सीधी सी बात है, अमेरिका और इजराइल की जो है कॉमन इंटरेस्ट है बहुत सारे मामलों में। अमेरिका चाहता है कि भाई यहां इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित हो, पहली बात। दूसरी बात है कि जो ऑयल फैक्टर, ये चीज अमेरिका स्वीकार नहीं करता, कहता नहीं है, पर कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान के तेल भंडार पर कंट्रोल चाहता है। वो जो बात है ना, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, वो जो ऑयल कंपनी पर कंट्रोल है वो अमेरिका चाहता है, क्योंकि ईरान के पास बहुत बड़ा तेल भंडार है। आप देख ही सकते हैं ईरान को मैप में कि कितना बड़ा है ईरान का क्षेत्रफल, और इसकी जो जियोग्राफिकल, जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एशिया और यूरोप के बीच में एक प्रकार से सेंटर है, जहां से बैठ के आप चारों तरफ निगाह रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसलिए भी चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1979 के अपमान का बदला। 1979 की इरानियन रिवॉल्यूशन के बाद जो है इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद अमेरिका का जो होस्टेज क्राइसिस झेला पड़ा, अमेरिका आज भी उस अपमान से बाहर नहीं निकल पाया। अमेरिका को लगता है कि नहीं, ये उस अपमान का बदला लेना है, इस सत्ता को उखाड़ के फेंकना है। तो अमेरिका हमेशा प्रयास करता रहता है कि किसी भी तरीके से जो ईरान की वर्तमान सत्ता है उसको उखाड़ के फेंका जाए। कुल मिला के अपने अपने हितों की लड़ाई है। इजराइल भी सेम यही सारी चीजें चाहता है। इजराइल भी चाहता है कि ये सत्ता परिवर्तित हो, क्योंकि जो पहले की सत्ता थी यहाँ पर है इजराइल, अब ये इजराइल है। इजराइल और ईरान के बीच में जो पहले दोस्ती थी 1979 के पहले, इजराइल वही दोस्ती वापस चाहता है, लेकिन इस सत्ता के साथ नहीं। और इस सत्ता के साथ शायद संभव भी नहीं है, क्योंकि ईरान खुद नहीं चाहेगा इससे दोस्ती करना। इजराइल अगर चाह भी ले एक बार कि वर्तमान सत्ता से दोस्ती हो जाए, तो ईरान नहीं चाहेगा, क्योंकि दोनों की दुश्मनी अब आप देख ही रहे कि कितने किस लेवल पर बढ़ चुकी है। जब उनके टॉप कमांडर्स को ही आप मार देंगे, जितने भी इतने उनके खास लोगों को मार दिया, तो ये दुश्मनी बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, जो कि अब रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर और कुछ लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रशिया और चाइना। मैंने आपको बताया ना कि रशिया एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ईरान जो है, आप देखें, ये ईरान के जस्ट ऊपर कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी के थ्रू डायरेक्ट ये है मास्को, ये रशिया है। ठीक, ये रशिया का मैप है। रशिया के एक तरफ आप देखेंगे ब्लैक सी है, एक तरफ कैस्पियन सी है, फिर इधर एक श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और उसके नीचे ईरान है। तो ईरान जो है वो समुद्री रास्ते यानी कैस्पियन सी के थ्रू जो है वो रशिया से कनेक्टेड है। ये एक बहुत, आप कह सकते हैं कि पहुंच देता है रशिया और ईरान के बीच में, बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू डायरेक्टली रशिया से संपर्क स्थापित कर सकता है ईरान। चाइना कहां से आता है? चाइना चूंकि अमेरिका के साथ दुश्मनी है। अब अगर सीधी सी बात है कि दो लोगों के बीच दुश्मनी है, तो अगर इसकी दुश्मनी इससे है, ए की दुश्मनी बी से है, बी की दुश्मनी सी से है, तो सीधी सी बात है ए और सी करीब आएंगे। तो कहीं ना कहीं ईरान की जो दुश्मनी अमेरिका के साथ है, अमेरिका की दुश्मनी चाइना के साथ है, तो चाइना और ईरान सीधी सी बात है दोस्त बनेंगे ही। यहां से आ जाते हैं चाइना और रशिया। चाइना और रशिया सीधी सी बात है, ऑयल के लिए चाइना तो जुड़ा है, चाइना अपने हित के लिए जुड़ा है। चाइना को कोई लेना देना नहीं ईरान में किसी की भी सत्ता है, लेकिन उसे पता है कि जब तक खोमेनी की सरकार है, जब तक ईरान में ये सत्ता है, उसके लिए जो तेल के दाम है, तेल का जो रूट है वो बराबर मेंटेन रहेगा, इसलिए भी वो अपना इंटरेस्ट बनाए रखना चाहता है। और मैंने यहाँ बताया ना कि दो चीजें हैं, एक है कैस्पियन सी और एक है एयर रूट। इसी कैस्पियन सी में जो है हवाई रास्ते से भी जो है ईरान के अंदर सामान भेजता है रशिया, हथियार भेजता है, जो भी चीज भेज रहा है। तो कैस्पियन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। इसके अलावा इजराइल का एक और इंटरेस्ट है कि भाई या तो ये रिजीम चेंज करो, और अगर रिजीम चेंज नहीं कर सकते तो इस रिजीम को इतना कमजोर कर देना है, इतना निष्क्रिय कर देना है, निष्प्रभावी कर देना है कि भविष्य में ये इजराइल को किसी भी तरीके से चुनौती देने की स्थिति में ना रहे। लेकिन यहां हम समझते हैं
कि ये तो अभी तक हमने देखे टाइमलाइन समझा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, स्टेक होल्डर समझे कि इसमें कौन कौन लोग हैं, किनके क्या अपने अपने एजेंडा है, अपने अपने हित हैं। इसके अलावा वर्तमान स्थिति क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले 1-2 महीने से जो अमेरिका और ईरान के बीच में फाइट चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्राइसिस। तो जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आप देखें ईरान के और आबू धाबी के बीच में ये जो इलाका है, इसको कर्व बनाते हुए इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये मैप में आप देख सकते हैं, क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक तरफ पर्शियन गल्फ और एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान, जो ओमान की खाड़ी है, और एक तरफ पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ ओमान की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ने का काम जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करता है, हॉर्मुज की जल संधि। तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, और ईरान ने इस पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल बना रखा है। ईरान ने कहा कि मैं यहां से कोई शिप नहीं जाने दूंगा, जितनी भी अमेरिकन यूरोपियन शिप हैं उन सभी जहाजों को मार के गिरा दूंगा। तो कहीं ना कहीं किसी जहाज पे ईरान हमला कर दे रहा है, किसी की जहाज पे अमेरिका और उसके समर्थित ग्रुप के लोग हमला कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, दुनिया भर में तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, और सीधी सी बात है ट्रांसपोर्ट पे ही पूरी सारी चीजों की चीज डिपेंड करता है। जब ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ेगी, तो जो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू पूरे देश भर में सामान जा रहा है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि सीधी सी बात है कि ऑटोमेटिक चीजों के दाम बढ़ेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। ये चीज वर्तमान में चल रही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है, और अभी भी युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध अगर लंबा खिंचा रशिया यूक्रेन वॉर की तरह तो बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी आने वाले समय में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ सवाल होता है कि यार अमेरिका तो सोच के गया था कि हम 10-15 दिन निपटा देंगे, तो फिर अमेरिका अभी तक कुछ कर क्यों नहीं पाया? अमेरिका डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं कर देता है ईरान के ऊपर? तो दोस्तों कई चीजें हैं। पहले बात तो अमेरिका अपने इतिहास से ही सीखा है, अभी तक फिलहाल के लिए अभी हमला नहीं किया। अगर हमला कर देता है तो फिर यह है कि उसने इतिहास से सीखा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने वियतनाम में भी कभी ऐसे ही हमला किया था और सबको पता है क्या हुआ था, अफगानिस्तान में भी क्या हुआ सबको पता है। बात यह है कि हमला करना आसान है, लेकिन पूरी तरीके से उस एरिया को जीत लेना कठिन है, क्योंकि ज्योग्राफी से आप नहीं लड़ सकते। यू कांट फाइट विद ज्योग्राफी। इसको ज्योग्राफिकल जो एज मिली है ईरान को, वो अपने आप में यूनिक है। ठीक, माउंटेन रेंज है, पर्शियन गल्फ है, कैस्पियन सी, ये आप देख रहे हैं। हम अभी आगे इसी चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ईरान को आप देखिए, ये सैटेलाइट मैप है ईरान का। ये ऊपर आपको कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है, ये है कैस्पियन सी, ये है पर्शियन गल्फ, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये है गल्फ ऑफ ओमान। यानी कि गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ, चारों इधर से पूरी तरीके से समुद्र से सुरक्षा मिल रही है इसको। उसके बाद आप देखिए ईरान की ज्योग्राफी। ईरान पूरी तरीके से पहाड़ है। ये है जैग्रोस माउंटेन रेंज और ये है एल्बरोज माउंटेन रेंज, पूरी तरीके से पहाड़ी श्रृंखला है, इधर से भी इधर से भी। तो और दूसरी बात यहां पर देखिए, ये पूरी तरीके से आप समझाएंगे। यहां पर ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, ठीक, ईरान की, इधर भी और इधर भी। एक तरफ इधर कैस्पियन सी की सुरक्षा, इधर है गल्फ ऑफ ओमान, यह है पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, और यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये समुद्री सुरक्षा यानी कि सी के थ्रू, और यह है माउंटेन, तो माउंटेन के थ्रू एक प्रकार से प्राकृतिक किला जैसी स्थिति है, नेचुरल फोर्ट आप कह सकते हैं। इधर से माउंटेन सुरक्षा दे रहा है। उसके अलावा यह है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान कितना पहाड़ी इलाका है आपको पता ही है, अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हाल हुआ था। उसके अलावा यह है बलूचिस्तान वाला इलाका जो पाकिस्तान में लगता है, बलूचिस्तान भी पहाड़ी इलाका है, कोई मैदानी इलाका है नहीं। तो इधर से भी नहीं आ सकते, इधर से भी नहीं आ सकते, इधर से पहाड़, इधर से पहाड़, और फिर बीच में पूरे पहाड़ ही पहाड़, बहुत सारे पहाड़ है आप देख रहे हैं। मरुस्थल वाले एरिया भी लगते हैं, जंगल भी लगता है। तो ईरान की जो ज्योग्राफी है बहुत ही डाइवर्स है। तो ज्योग्राफी जो है वो उसको नेचुरली एक सुरक्षा कवच देती है, और ये बात अमेरिका को पता है कि डायरेक्टली हमला करना उसके लिए आत्महत्या करने से कम नहीं होगा, क्योंकि आप ज्योग्राफी से नहीं लड़ सकते। ईरान के जो सैनिक हैं, जो लड़ाके हैं, उनको ईरान का चप्पा चप्पा पता है, उनको एक एक ठिकाने पता है। जब अमेरिकन फोर्सेस उतरेगी ग्राउंड पे लड़ने के लिए, मान लीजिए अमेरिकन फोर्सेस यहाँ मैदानी इलाका यहाँ पर है, वो यहाँ से जा रही है और सामने बहुत सारे चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है, जो ईरान के सैनिक है वो पहाड़ी से कहीं से भी हमला कर देंगे अमेरिकन सैनिक के ऊपर, और पहाड़ी में हमला करके वापस पहाड़ी में छिप जाएंगे और अमेरिका तब तक खोजता रहेगा।
इसमें कोई तो नहीं कि अमेरिका चाहे तो हवाई हमला कर सकता है, बमबारी कर देगा, खूब मिसाइलें मार सकता है, बमबारी कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट जो है अपने ट्रूप्स जो है अपने सैनिकों को डायरेक्टली जमीन पे हमला करने के लिए भेज दे, ऐसी मूर्खता जो है वो अमेरिका कभी नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका अपना इतिहास देख चुका है। वो कुछ अलग चीज करेगा। वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन कर देगा, मिसाइल के थ्रू हमला करेगा, ड्रोन के थ्रू हमला करेगा, फाइटर जेट्स के थ्रू वहां पर हमला करके बमबारी करके बर्बादी कर सकता है। तो मिलिट्री एक्शन जो है, जो हवाई हमले के थ्रू है, वो मिलिट्री एक्शन ले सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, पूरी तरीके से उसको आर्थिक रूप से तहस नहस कर सकता है। लेकिन जहां तक बात है कि डायरेक्ट इन्वेजन करने की, अमेरिका इस चीज को अवॉइड करेगा, और अगर नहीं किया तो इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, जैसे कि इतिहास में कई बार हुआ है। अब यहां समझते हैं कि ईरान की पावर क्या है। मैंने जैसे आपको बताया, ज्योग्राफिकल पावर जो है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, कि माउंटेन रेंजेस हैं, किस तरीके से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको एक बहुत महत्वपूर्ण पावर देता है। कैस्पियन सी के थ्रू डायरेक्ट रशिया से कनेक्शन है, कोई भी जरूरत है, कोई भी हथियार की आवश्यकता है, जरूरत है, वो तुरंत रशिया से उसे मुहैया हो जाएगी। पर्शियन गल्फ है जिस पर उसका अपना वर्चस्व है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसे एक बहुत ही एडवांटेज पोजीशन देती हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है। जब 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, ईरान को पता था कि आज नहीं तो कल अमेरिका और ब्रिटेन वापस प्रयास करेंगे उसकी सत्ता को बदलने का, और इसलिए उसी दिन से ईरान ने खुद को मजबूत बनाना, खुद को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। और ईरान ने सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक चीज पर काम किया, वो थी मिसाइल टेक्नोलॉजी। ईरान ने इतनी मिसाइलें बना रखी हैं, इतनी मिसाइलें बना रखी हैं कि वो अक्सर आप देखेंगे मिसाइलों से ही हमला करता है। जब भी हमला करता है एक साथ 1000-2000 मिसाइलें मारता है इसराइल के ऊपर। वो अलग बात है कि इसराइल इसको अलग तरीके से हैंडल कर लेता है, वो इसराइल की सुरक्षा प्रणाली क्या, हम उस पर कभी अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस स्केल में वो बमबारी करता है, जिस स्केल में मिसाइल छोड़ता है ईरान, ये उसकी मिसाइल पावर को बताता है। उसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी ईरान ने बहुत सारे ड्रोन बनाए हैं, क्योंकि उसे पता है कि आज की आधुनिक लड़ाई में सस्ते ड्रोन और घातक ड्रोन ये बहुत ही एक कह सकते हैं चेंजिंग फैक्टर के रूप में सामने आए हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा कि किस तरीके से सस्ते ड्रोन ने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई थी। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम मान सकते हैं कि जो टनल है, ईरान ने अपने पूरे ईरान में, ईरानियन जो रिजीम है उसने पूरे ईरान के अंदर टनल बिछा रखे हैं, सुरंगें बिछा दी हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरंगों के अंदर एक जाल, पूरा वहां ड्रोन रखा हुआ है, हथियार रखे हुए हैं, तरह तरह की चीजें। और आप 1-2-4 ठिकानों के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि पूरे ईरान में जाल बिछा दिया, वो भी पहाड़ों के नीचे, कि अगर समतल मैदानी इलाका होता है तो आप एक बार पता लगा लेते हैं कि सुरंग कहाँ है। लेकिन अगर किसी पहाड़ी इलाके में पहाड़ों के नीचे सुरंग बनाते हुए जो है ठिकाने बनाए गए हैं, तो बहुत आप कह सकते टफ जियोग्राफी है, बहुत मुश्किल है उन ठिकानों के बारे में पता लगाना जहां पर हथियार, ड्रोन, मिसाइल, सारी चीजें छिपा करके ईरान ने रखी हुई है। तो ये उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है, बहुत बड़ी पावर देती है। और अभी फिलहाल हमने देखा कि जो वॉर चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें ईरान ने एक और महत्वपूर्ण काम किया कि जितने भी मिडिल ईस्ट में ठिकाने थे अमेरिका के, चाहे वो जॉर्डन में हो, इराक में, कुवैत में, इजराइल, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान, हर ठिकाने पर उसने हमला कर दिया। और मजे की बात है, ये जितने देश हैं बेचारे, ये सब खड़े तो जरूर है अमेरिका के साथ, इनकी हिम्मत नहीं कि अमेरिका के खिलाफ चले जाए, लेकिन ये बेचारे फंस चुके हैं। ये पलट के ईरान को भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अमेरिका से भी जवाबदेही नहीं निकलवा पा रहे हैं, ये बेचारे फंस गए, पिट रहे हैं यहाँ पे। और ईरान को समझ में आ गया है कि अमेरिका को तो वो मार नहीं पाएगा, और अमेरिका को शायद अगर मारेगा तो उसके लिए और भी स्थिति विकट हो जाएगी। इसलिए अमेरिका के बजाय अमेरिका के चमचों को, अमेरिका के समर्थकों को मारो, अपने आप जो है लोग अपने आप दौड़ के अमेरिका के पास जाएंगे कि भाई शांति तय कराओ, लड़ाई सॉल्व कराओ, क्योंकि जब तक ये लड़ाई चलेगी हमारे लिए खतरा होता ही रहेगा। तो ईरान ये भी एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है वर्तमान में। अब आप देखेंगे कि ये सारी जो सिचुएशन हो रही है, तो इजराइल और अमेरिका ये अब अपनी स्ट्रेटजी क्या लेके चल रहे हैं। तो इनकी 3-4-5 स्ट्रेटजी हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक वॉरफेयर, सैंक्शन ऑफ ऑल टाइप, जितने भी तरह के सैंक्शन है ईरान के ऊपर लगा के पूरी तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था को आइसोलेट करना, ये उद्देश्य है इजराइल और अमेरिका का, कि पूरी तरीके से आइसोलेट कर दो, अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दो। बिना अर्थव्यवस्था के जब हालत इतनी खराब हो जाएगी, अपने आप लोग सड़कों पर निकलेंगे, विद्रोह कर देंगे उस रिजीम के खिलाफ
जनता ही विद्रोह कर देगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति जब आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाएगी तो लोगों को खाने के लिए भोजन चाहिए ना, भोजन पैसे से आएगा। जब पैसे की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो महंगाई चरम पे होगी, तो डेफिनेटली जनता सड़कों पर उतर आएगी। शुरू से यही होता है और ये चीज इजराइल और अमेरिका को पता है बहुत अच्छे तरीके से। अब फिलहाल के लिए अभी ऐसा हो नहीं पाया है सफल, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर स्थिति ऐसी ही बिगड़ती गई, ईरान में महंगाई ऐसी ही बढ़ती गई, तो चांस है कि लोगों के अंदर से मरने का जो खौफ है वो निकल जाए। क्योंकि जब लोग भूख से मर रहे होते हैं तो फिर उन्हें गोली का डर नहीं होता है, उन्हें लगता है मर तो रहे हैं, वैसे भी गोली से मर जाएंगे, लेकिन इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, इस सत्ता की वजह से हमें सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ये ईरान और अमेरिका का सोचना है। दूसरा है मिलिट्री वॉरफेयर। इसमें क्या कर रहे हैं कि मिसाइलों से हमला करना, ड्रोन से हमला करना, साइबर अटैक करना। यहां पर एक चीज और जोड़ देता हूं, ठीक, कि साइबर अटैक ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है जितने भी ईरान के प्रतिष्ठान है, सरकारी प्रतिष्ठान है, जो भी मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं, उन पर साइबर अटैक करना, उनकी जासूसी करना पेगासस वायरस के थ्रू, ये काम मोसाद करती है, इजराइल करता है। एयर स्ट्राइक और बॉम्बिंग अभी लेटेस्ट हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट में किस तरीके से भारी बम्बारमेंट करी जो है अमेरिका ने ईरान के अंदर, और वो जब चाहता है तब अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ पहुंचता है, बमबारी करके चलाता है। तो ये एक तरीका है। तीसरा इंटेलिजेंस वॉरफेयर, कि टारगेट टॉप पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, कि जितने भी टॉप लीडरशिप है उसको टारगेट करो, ब्रेन को ही उड़ा दो, क्योंकि सोचने समझने की जो क्षमता है, डिसीजन टेकिंग, जो डिसीजन ले रहे हैं टॉप पे, अगर वो ही मारे जाने लगेंगे तो जो अगला व्यक्ति उस पद पे बैठेगा उसके अंदर एक खौफ आ जाएगा कि वो ये समझ जाएगा कि भाई उसके भी दिन जो है वो बस चंद मुट्ठी भर दिन बचे हैं, वो भी कभी भी जा सकता है। तो ये खौफ बैठाने का जो कोशिश है, आप इसको अटैच कर सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ भी। ये सारी चीजें आज साइकोलॉजी में आती हैं कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, जनता सड़कों पर विद्रोह करेगी, मिलिट्री वॉरफेयर होगा, तो वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, उसके ऊपर एक मानसिक दबाव पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आज के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सवाल उठता है अल्टीमेट पर्पस क्या? अल्टीमेट पर्पस है रिजीम चेंज करना। ये मेरे विचार हैं और मुझे लगता है ऐसा ही है, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका और इजराइल क्या चाहेंगे? वो नेगोशिएशन तो सिर्फ एक बहाना, असली मकसद है जब तक वो पूरा नहीं होगा, आप लिख के ले लीजिए मेरी बात, यही होगा। लड़ाई को समय में रुक जाएगी, संधि हो जाएगी। संधि का मतलब सिर्फ इतना है, आने वाले युद्ध की तैयारी। संधि का मतलब ये नहीं कि शांति हो जाएगी। इतिहास में मैंने जितना पढ़ा है, इतिहास में मैंने जितना समझने की कोशिश करी है, मुझे एक ही चीज समझ में आई है कि संधि सिर्फ और सिर्फ की जाती है आने वाले समय की लड़ाई के लिए। जो कमजोर लोग होते हैं वो संधि का मतलब शांति समझ लेते हैं, लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले लोग होते हैं उन्हें पता है कि संधि का मतलब है सिर्फ आने वाले समय की जो लड़ाई होगी उसकी तैयारी करने के लिए आपने एक समय ले लिया, एक गैप ले लिया, और गैप के बीच में तैयारी होगी। तैयारी के बाद फिर वापस लौटेंगे अमेरिका और इजराइल और फिर ईरान के ऊपर, तब तक जब तक कि ईरान की रिजीम को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। इनका यही मकसद है, इनका एक ही गोल है, और जब तक वो ईरान की रिजीम को चेंज नहीं कर देते तब तक प्रयास करते रहना कि ईरान की जो रिजीम है उसको कमजोर कर दो, इतने हमले करो कि वो कमजोर हो जाए, पंगु हालत हो जाए, वो किसी भी तरीके से इजराइल या अमेरिका से बदला लेने की स्थिति में न रहे। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि अमेरिका और ईरान वॉर में अभी तक स्थिति फिलहाल यह है कि लड़ाई दोनों के बीच में चल ही रही है। कभी ईरान हमला कर देता है, कभी अमेरिका हमला कर रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, और एक प्रकार से मैच जो है वो फंसा हुआ है, अभी क्लियरली किसी के पक्ष में गया नहीं है। और मैं इसका अंत बता रहा हूं कैसे हो सकता है। जो मेरी अनुमान है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील फाइनल होगी, दोनों संधि करेंगे, समझौता करेंगे, फाइनली युद्ध से पीछे हट जाएंगे, और उस संधि काल में, उस जो डीलिंग का टाइम पीरियड है, उस पीरियड में फिर से तैयारी कर रहे होंगे कि कोई बहाना मिले और फिर से जो है ईरान के अंदर वो भावनाओं को सुलगा के लोगों को सड़कों पर उतार के वापस वही स्थितियां क्रिएट की जा सके। कुल मिला के अगर शांति स्थापित हो भी गई तो ये ज्यादा दिनों की शांति नहीं रहेगी, ये वापस से लड़ाई होगी और ये लड़ाई चलती ही रहेगी जब तक कि ये जो रिजीम है अमेरिका और ईरान, इजराइल मिलकर चेंज नहीं कर देते। ईरान की जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, जब तक उसको रिपब्लिक ऑफ ईरान नहीं बना देते तब तक वो लोग रुकने वाले नहीं भाई। मैं इन दोनों बंदों को, इन व्यक्तियों को अच्छे से पहचानता हूं। मैंने जितना समझा है इन दोनों की, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, या डोनाल्ड ट्रंप कल को प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, कोई दूसरा प्रेसिडेंट बना, अमेरिका की पॉलिसी नहीं चेंज होने वाली। अमेरिका इजराइल के साथ ही रहेगा, अमेरिका इजराइल को बचाएगा क्योंकि वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो दोस्तों आपने यहां पर देखा कि किस तरीके से हमने बात करा कि किस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में जो दोस्ती थी वो कैसे धीरे धीरे दुश्मनी में बदलती है, सिर्फ एक महत्वपूर्ण घटना की वजह से, तेल की खोज होना
और 1953 में तख्ता पलट करना मोसद्देक का, जो कि ईरान के प्रधानमंत्री थे, मजलिस के थ्रू चुन करके आए थे, उनका तख्ता पलट करना वो एक महत्वपूर्ण घटना थी। फिर 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन जो होती है और उसमें अमेरिकन डिप्लोमेट्स को बंधक बनाना, दुश्मनी वहां से चरम पे चढ़ना चालू होती है। फिर ईरान का परमाणु कार्यक्रम के लिए जिद करना, इजराइल और अमेरिका का मिल करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना और उसको रोकने के प्रयास में जितने भी टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनको मारना, और यहां से ईरान और इजराइल की दुश्मनी अपने चरम पराकाष्ठा पर पहुंचना। ये सारी घटनाएं हमने स्टेप बाय स्टेप देखी, सारी चीजों को समझा। इसमें हमने ये भी समझा कि अमेरिका और इजराइल क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं ईरान को आइसोलेट करने के लिए। हमने ये भी समझा कि ईरान जो है वो किस तरीके से अपनी ज्योग्राफी और अपनी प्रिपरेशन, अपनी जो तैयारी उससे कर रखी है, उसके थ्रू अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो फिलहाल सभी इसमें स्टेक होल्डर्स अपने अपने इंटरेस्ट और अपने अपने फायदे के लिए लगे हुए हैं। सबके अपने हित हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और इन सारी चीजों में एक बात कॉमन है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता, और वो है ऑयल पर कंट्रोल करना और जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो ईरान की है उस पर अपनी पकड़ बनाना, जिसके लिए सभी प्रयासरत हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।